नमस्कार। पॉलिटिकल लेंस की चुनावी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो फिर से बिहार विधानसभा चुनाव रहेगा। इसके सेंटर में बिहार प्रदेश ही रहेगा। तो पहले थोड़ी बिहार के बारे में हम लोग बिहार इस चुनाव से रिलेटेड ही जानेंगे। सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो है इस बारी बिहार चुनाव में इतने ज़्यादा स्टार प्रचारक का होना, हैवीवेट पॉलिटिशियन का आना। इसका क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की और बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। प्रधानमंत्री की कुर्सी इन दोनों प्रदेशों से होकर ही गुजरती है। जो इन दोनों प्रदेश में अव्वल रहेगा, प्रधानमंत्री का ताज उसके सर पे ही सजेगा। पार्टी वाइज मैं कहना चाह रहा हूँ, पार्टी में फिर अलग से वो किसी भी प्रदेश से आ सकते हैं, तो पार्टी वाइज। अब मैं आपको कुछ नाम गिनाने जा रहा हूँ। आप देखिए इधर बिहार में कैंपेन करने के लिए आने वाले लोगों में सबसे प्रमुखता से योगी जी का नाम लिया जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा आए, असम के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव यादव आए, मध्य प्रदेश से आते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुछ दौरे लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए। इसके अलावा भाजपा ने अपने अलग से 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें सम्मिलित थे। चाहे वो गिरिराज सिंह हो जो खुद बिहार से आते हैं, नितिन गडकरी हों, अमित शाह जी हों, इसके बाद रविशंकर प्रसाद स्वयं बिहार से आते हैं, और भी तमाम तरह के कैबिनेट मंत्रालय से सारे सारे मंत्रालयों से लगभग लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सिनेमाई जगत से भोजपुरी स्टार कलाकार लोग आए हैं। तो मैं उन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितना दमखम भाजपा इस चुनाव को जीतने में लगा रही है, दूसरी विपक्षी पार्टियों में वैसा दम दिख नहीं रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, राहुल गांधी पंचमढ़ी चले गए हैं अपने किसी दूसरे काम में। पूरे चुनाव से वो नदारद हैं। पहले क्या लड़ाइयाँ हुई है उनके तेजस्वी के बीच में और वाम दलों के बीच में, ये आप सबने पहले ही देखा है। मेरा ये मानना है कि एक मजबूत विपक्ष का होना ही लोकतंत्र में अच्छा माना जाता है। लेकिन जब विपक्षी पार्टी अपने पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ अपना चुनाव ही ना लड़े, तो फिर उनकी हार निश्चित ही है, और वो हार दिख रही है। उनका मनोबल गिरता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार के रिजल्ट आएंगे वो इसी तरीके से परिलक्षित हो जाएंगे। 14 तारीख को आप स्वयं देखेंगे चुनावी रिजल्ट में क्या आने वाला है। हालांकि संभावनाओं का बाजार गर्म है, लोग अपने अपने हिसाब से कह तो रहे हैं, पर चुनाव में जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है वो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक भौगोलिक स्थिति के बारे में समझिए। गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में बांटती है। एक पार्ट उत्तर बिहार हो गया, एक दक्षिणी बिहार हो गया। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या हमेशा से ही रही है। आज़ादी के 75 साल तक अब तक भी ये समस्या सुलझ नहीं पाई है। कुछ हद तक काम हुआ है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकला है जिससे बिहार वासियों को राहत मिले। वहीं दक्षिणी बिहार इन मामलों में थोड़ी सी संपन्नता के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में थोड़ा सा बेहतर है बिहार के दूसरे पार्ट से। दक्षिण वाले पार्ट में आपको आरा, बक्सर, पटना, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर ये सब पार्ट आते हैं। फिर रोहतास चले जाइए, आप सासाराम चले जाइए, औरंगाबाद, गया, ये सब पार्ट आते हैं। जब मैं उत्तर की तरफ चलता हूँ तो आपको मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, फिर वो सीमांचल का पार्ट आ जाता है। तो आप स्वयं ये देखेंगे कंपैरिजन में, ये आप जिन लोगों से मिलते होंगे उनके कंपैरिजन में भी आप देखते होंगे कि थोड़ी सी आर्थिक स्थिति दक्षिण बिहार वालों की थोड़ी सी अच्छी होती है उत्तर बिहार वालों से। खैर ये एक अलग मसला है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये बिहार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यों। एक डाटा आपको बताता हूँ। हर दिन लगभग पटना एयरपोर्ट से 30 के करीब हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। 8 घंटे काम के होते हैं, 8 घंटे लोग सोते हैं और 8 घंटे अन्य कामों में गुजारते हैं। 24 घंटे का शेड्यूल है, जिसमें 10 से 12 घंटे ये हमेशा हेलीकॉप्टर हर 5वें 10वें मिनट में उड़ रहे हैं। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है और क्यों आ रहा है? ये रीजन मैंने पहले आपको बताया कि जो भी बिहार में सरकार बनाएगा, जो भी यहाँ का सरताज बनेगा, दिल्ली की कुर्सी उसके और नज़दीक आती जाएगी। यूपी और बिहार इन दोनों से ही होके दिल्ली का रास्ता तय होता है लोकसभा का। जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है इन दोनों प्रदेश में, इसलिए लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और ये अपना प्रधानमंत्री यहीं से निकाल कर देते हैं, और ये हमेशा पुराने काल से चलता आ रहा है। चाहे वो इंदिरा गांधी का टाइम हो, जवाहरलाल नेहरू का टाइम हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम हो, और अब नरेंद्र मोदी का समय चल रहा है। तो इन सब के डाटा में आप देखेंगे कि जब भी यहाँ से यूपी और बिहार से जो निकल के आए हैं लोकसभा में, उसी उसी को गद्दी मिली है। अब एक और चीज़ गौर करने वाली है। मीडिया अपने पुराने टेबू से अब तक बाहर नहीं निकला है। इसे आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में रिपोर्टिंग करे तो क्या करे। जो सच्चाई है वो हर कोई जानता है, सबको पता है, पलायन मुद्दा है,
विकास का मुद्दा है, यहाँ पे फैक्ट्रियों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ये सब मुद्दा आज से नहीं, एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, ये सब मुद्दा है। लेकिन जिन चीज़ों पे काम हो रहा है वो चीज़ें भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, जो आपने बिल्कुल ही जीरो करके रखा है, कहीं नहीं दिखा रहे हैं आप। आपको दिखाना चाहिए बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कैसे बढ़िया से बढ़िया रोड बने हैं, राजधानी से कनेक्टिविटी बढ़ी है, कल कारखाने भी लग रहे हैं, बड़े स्तर पे नहीं लग रहे लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटानिया, पेप्सी, सब ने अपने प्लांट डाले, अच्छे हॉस्पिटल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आने शुरू हुए हैं अभी। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आगे आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि इन चीज़ों पे चर्चा की जाए। आप पुराने उसी कट्टावादी संस्कृति में जी रहे हैं, भले ही वो आप सिनेमा से प्रेरित होते हों या समाज में बनाए गए किसी पुराने कहानी कहावतों से आप शायद, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से आप उबर पा रहे हैं। पर अगर आप ज़मीनी सच्चाई जानेंगे तो आपको बहुत ही सकारात्मकता नज़र आएगी। बिहार में बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ बदला है, बदलाव की आंधी बह रही है। समय लगता है। आपने जो जिस स्थिति में बिहार दिया था नीतीश कुमार को, काफ़ी दयनीय स्थिति थी। उस स्थिति से उबरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ही, और मेरे हिसाब से थोड़ा वक्त उन्हें और दिया जाना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। उनका लगभग काम समाप्त हो चुका है, और अगर बनेंगे भी तो 1 या 2 साल तक बनेंगे। बाकी के दिनों में कोई ना कोई दूसरा बंदा इसके लिए बीजेपी से तैयार किया जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे, या संभवतः हो सके अगर बीजेपी की अच्छी सीटें निकल कर आती हैं तो इस बारी ही आप देख लेंगे कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बारी दोनों उप मुख्यमंत्री रिपीट करने नहीं जा रहे हैं। वो विधानसभा तो जाएंगे लेकिन उनको ये उप मुख्यमंत्री का पद शायद ना मिल पाए, क्योंकि दोनों में वो दम नहीं दिखता है जो बाकी प्रदेशों में हमें देखने को मिलता है। अब एक और विषय पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, शांतिपूर्ण मतदान। हमारे बराबर में बंगाल है प्रदेश, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है, योगी जी के शासन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बंगाल में चुनावी हिंसा ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछली बार पंचायत चुनाव में आपने देखा कितना ही कितनी हिंसा हुई, कितने लोग मारे गए, काफ़ी चीज़ें जलाई गई, बहुत कुछ हुआ। आप न्यूज़ से रूबरू होते रहते हैं। पर बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक मर्डर जिसकी वजह से पूरे प्रदेश की छवि खराब हुई है। मानता हूँ मैं, हिंसा तो कहीं से भी जायज़ नहीं है, बट ठीक है, जहाँ इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही थी और वहाँ पे एक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसे नगण्य ही मान के चल रहा हूँ। क्योंकि जो समय लोगों ने देखा है वो इससे बहुत ही विकट समस्या थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में भी था। तो इन चीज़ों के लिए बिहार वासियों को साधुवाद देना बनता है। अब वो जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ रहे हैं। अब उन्हें अपना स्वार्थ दिख रहा है कि मैं किस नेता में अपना स्वार्थ ढूंढ पा रहा हूँ, वो उसे ही वोट कर रहे हैं। बिहार में जब आप किसी से पूछेंगे वो आपको खुल के नहीं बताएगा। सिर्फ एक ही पार्टी के हैं जो आपको बताएंगे, मैं वही हरे गमछे वाले, वो आपको बताएंगे कि मैं भैया के साथ हूँ। लेकिन बाकी लोग आपको नहीं बताएंगे कि मैं किस पार्टी को वोट दे रहा हूँ। उनका वोट चुपचाप जा रहा है, और जिनको भी जा रहा है वो अपने हिसाब से अपनी चतुराई से अच्छा ही विकल्प चुन रहे हैं। तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए, पहले फेज के मतदान के लिए बिहार को साधुवाद तो बनता है। लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, लोग अब अपने मुद्दे को उठा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ हो या लोगों में वो जागरूकता जैसे भी आई हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, नई पार्टियों के आने से ना ये जागरूकता ज़्यादा होती है। जनसुराज ने इस मामले में अच्छा काम किया है, उन्होंने जनता को जागरूक किया है। लोग अब पूछ रहे हैं अपने नेताओं से, आपने मेरी सड़क क्यों नहीं बनाई, मेरी नौकरी आपने मुझे क्यों नहीं दिया, बराबर में हमारा नली नदी नाला जो कुछ भी सरकार की तरफ से होता है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, इन सब चीज़ों पे सवाल उठ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है, और आगे आने वाले समय में मुझे बिहार का भविष्य उज्जवल होता हुआ ही दिख रहा है। सेकेंड फेज का चुनाव 11 तारीख को है, 14 तारीख को परिणाम का दिन है। तब तक के लिए आप लोग भी इंतजार कीजिए। 14 तारीख को देखते हैं किसके हाथ ताज सजता है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।